स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन के साथ। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक को हम कह रहे हैं वी सी और एक को कह रहे हैं वी डब्ल्यू सी। अब आप इनको वेक्टर ए वेक्टर बी भी कह सकते हो, जिस तरह मर्जी से रिप्रेजेंट करना चाहो। मेन टारगेट हमारा क्या है, हमने इन दोनों को ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड हम किस तरह से करेंगे, बेसिकली हम वेक्टर डब्ल्यू सी को प्लस करना चाह रहे हैं वेक्टर वी सी में। तो हम क्या करेंगे, पहले डब्ल्यू सी को पकड़ेंगे और जो वेक्टर सी हमारे पास वी सी है उसकी टेल इसके हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो जब हम ऐसे करेंगे तो पहले वेक्टर की टेल से लेके आखिरी वेक्टर के हेड तक जो हमारे पास वेक्टर आएगा उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे और ये हमारा इन दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल होगा। अब एक और चीज़ बताता चलूँ, वेक्टर्स को स्पेस में जहाँ मर्जी ले जाओ, अगर तो उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन, यानी कि मैं इनकी लेंथ चेंज नहीं कर रहा और इनको रोटेट नहीं कर रहा, तो ये वेक्टर वही रहेंगे। अब मैं एक और चीज़ करने लगा हूँ आपको समझाने के लिए कि अभी मैंने वी डब्ल्यू सी को ऐड किया वी सी में। अगर तो मैं वी सी को ऐड कर दूँ वी डब्ल्यू सी में, तब हमारे पास क्या कोई फ़र्क आता है या नहीं आता, तो वो भी हम देख लेते हैं। रेड वाला वेक्टर हमारा वी सी है, इसलिए हमने वी सी में वी डब्ल्यू सी को ऐड करना है। तो इसके हेड के साथ इस वेक्टर की टेल को अटैच कर देना है। तो हम इसको उठा के लाएंगे यहाँ पे। अब अगर आप देखो तो जो ग्रीन वेक्टर जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था, ना तो मैंने इसकी लेंथ चेंज किया, ना तो मैंने थ्रू आउट इसको रोटेट किया। तो अगर मैं इसको ला के यहाँ पे फिट करूँ, लेकिन पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक, तो ये वेक्टर बिल्कुल यहाँ पे फिट आता है। इसका क्या मतलब है कि वेक्टर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं एडिशन के केस में। मतलब क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमारे पास जो है वो हमारे पास इक्वल है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। यानी कि आप इनको जिस मर्जी ऑर्डर में ऐड करो, एंड रिजल्ट आपके पास सेम ही आएगा। रिजल्टेंट वेक्टर अभी हम देख चुके हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। बेसिकली हमारे पास जो नेट रिजल्ट, यानी कि इन दो वेक्टर्स का जो नेट रिजल्ट शो कर रहा है वो हमारे पास एक ग्रीन वेक्टर शो कर रहा है और ये ग्रीन वेक्टर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। अब आते हैं जी वेक्टर सब्ट्रैक्शन की तरफ के वेक्टर आपस में सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास वही पहले वाले दो वेक्टर्स हैं वी सी और वी डब्ल्यू सी। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, हमें वी सी माइनस वी डब्ल्यू सी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो माइनस साइन है, हम बेसिकली यहाँ पे एक ट्रिक करेंगे। हम कहेंगे जो माइनस साइन है ना, इसको हम वी डब्ल्यू सी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और बेसिकली हम ऐड कर रहे हैं वी सी को ऐड कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव ऑफ वी डब्ल्यू सी में। अब हमने ऐसा क्यों किया और इसका मतलब क्या वो भी आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास वी सी आ गया और ये हमारे पास वी डब्ल्यू सी आ गया जो कि पॉजिटिव में अभी तक हमने इसको नेगेटिव नहीं किया। अब किसी भी वेक्टर को नेगेटिव करने का मतलब क्या होता है कि हमने उसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। तो अगर मैं इस वेक्टर को 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो कैसा दिखेगा, ये बेसिकली 180 डिग्री रोटेट होने के बाद ऐसा दिखेगा। अब बेसिकली हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देना है, तो इसकी टेल इसके हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे। जो वेक्टर हमारे पास इसकी टेल से इसके हेड तक आएगा वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो कि इनकी सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। उसके बाद हम आते हैं जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। कि हमारे पास एक वेक्टर है, हमने उसको एक स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा हमारे रिजल्ट में। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसे हम वी सी कह रहे हैं। अब वंस अगेन वी सी वी डब्ल्यू ये मेरी रिप्रेजेंटेशन है, आप इनको ए वेक्टर बी में रिप्रेजेंट कर सकते हो। खैर, अब इस नंबर को अगर मैं इस वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, इसलिए एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद एक वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन वही रहती है, अनलेस कि वो पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर के केस में तो एक चेंज आएगा। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगी, और अगर मैं उसी ओरिजिनल वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करता तो उसकी लेंथ 3 टाइम्स दी ओरिजिनल वेक्टर होगी है। इसी तरह ही अगर मैं किसी वेक्टर को किसी 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, मिसाल के तौर पे 0.5, अगर मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या इफेक्ट आएगा, बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि इसकी लेंथ वो हाफ हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं किसी वेक्टर को नेगेटिव 0.4 से यानी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो तब उसके केस में क्या होगा। मिसाल के तौर पे मैं इसे नेगेटिव 0.5 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस वेक्टर को 0.5 बनाऊँगा, ठीक है, और फिर उसके बाद नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, जिस तरह हमने सब्ट्रैक्शन में किया, नेगेटिव साइन का मतलब है कि इसकी ओरिएंटेशन 180 डिग्री रोटेट कर रही है। तो जब भी किसी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी वेक्टर को, तो उसमें ये होगा हमारे पास कि जो हमारा वेक्टर है उसकी लेंथ में एक तो उतने टाइम्स चेंज आएगा, दूसरा अगर तो वो नेगेटिव है तो वो 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा।
अब आते हैं जी यूनिट वेक्टर की तरफ। यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है? यूनिट वेक्टर बेसिकली हमें किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है, और इस अगर आप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो तो आपके पास हमेशा 1 आएगा। ये यूनिट वेक्टर की पहचान है। मिसाल के तौर पे हमारे पास वंस अगेन वी सी, हम एक वेक्टर लेते हैं। अब एक वेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। बेसिकली एक वेक्टर इक्वल होता है मोड ऑफ वी सी का, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और एक होता है वी सी हैट। ठीक है, इसको हम टोपी वाले वी सी को हम कहते हैं कि ये वी सी का यूनिट वेक्टर है। तो बेसिकली ये हमारे पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और इसी को हम कहते हैं कि ये हमारा यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर हम लेते कैसे? मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेक्टर है, हमने उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, हमें पहले से उसने वेक्टर एक दे दिया है। ठीक है, और हम यूनिट वेक्टर की तरफ आना चाहते हैं। सर नोट्स कहाँ से लें, बता दें। यार नोट्स जो है ना उमर, नोट्स के बारे में मेरी ये राय है, ठीक है, आपके पास 20 किस्म के नोट्स होंगे, तो बजाय इसके कि आप हर एक नोट्स की तरफ जाने के, स्टिक टू योर बुक जो आपकी टेक्स्ट बुक है। उसके अलावा नोट्स वही हैं जो आप खुद बनाओ। ठीक है, नोट्स कह लो कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक नोट्स बनाया है ना, वो किसी और स्टूडेंट के काम नहीं आएंगे जितने वो काम मेरे आएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो वो मेरे हाथ के थ्रू गुजरे हैं। ठीक है, तो वो मेरी मसल मेमोरी में सेव्ड है। तो दूसरा कि नोट्स जो है हमेशा, सिर्फ मेरी ये सजेशन है कि आप अपने खुद नोट्स बनाओ। और नोट्स बनाने का तरीका ये होता है कि आप बेसिकली एक चैप्टर को कंसाइज करके एक उसकी समरी बना रहे होते हो। तो मेरा नहीं ख्याल एक चैप्टर के जो आपके नोट्स हैं वो एक पेज को एक्सीड करने चाहिए। जो की इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ नोट्स में वही लिखो और आप कोशिश करो कि अपने नोट्स खुद बनाओ। है, वापस आते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। तो हमारे पास वेक्टर हमें पता है, हमें उसका मैग्नीट्यूड पता है और हमने उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वो हम कैसे निकालें? सिंपली हम मैग्नीट्यूड को वेक्टर के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो वही हमने किया, हमने वेक्टर को डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड के साथ, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, इनकी एग्जांपल्स को हम जब एग्जांपल्स में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी ज़्यादा बेहतर तरीके से कि दिस विल मेक सेंस जब हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो खैर हमारे पास यूनिट वेक्टर, आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक जो वेक्टर होता है हमारे पास वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर के। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होगा। आते हैं जी अब नल वेक्टर की तरफ। अब नल वेक्टर क्या चीज़ है? नल वेक्टर वो वेक्टर है जिसका ना तो कोई मैग्नीट्यूड होता है ना तो कोई डायरेक्शन होती है, जीरो वेक्टर हम इसे कहते हैं। अब ये आता कैसे है, किस तरह से हम इसको देख सकते हैं? मिसाल के तौर पे वंस अगेन हम VC को ले रहे हैं और हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, एक और VC ले लिया। अब हम करेंगे क्या, हम VC में से माइनस करेंगे VC को। तो माइनस से क्या मुराद है हमारी कि हम उसकी डायरेक्शन 180 डिग्री रोटेट कर देंगे और इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करेंगे। तो ताकि आसानी से नजर आए तो मैंने इसको ग्रीन कर दिया। अब बेसिकली मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? बेसिकली इसकी टेल इसके हेड के साथ ज्वाइन होगी और रिजल्टेंट जो आएगा वो इसकी टेल से इसके हेड तक जो बनेगा वो हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा। तो जब हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो अगर मैं ऑरेंज के हेड से ऑरेंज के टेल से ग्रीन वाले के हेड तक जाऊं तो मैं कितना डिस्टेंस मूव किया? तो मेरे पास कोई डिस्टेंस मूव ही नहीं है क्योंकि वो दोनों सेम पॉइंट पे है। तो हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो आएगा नल वेक्टर। अब आते हैं जी पोजीशन वेक्टर की तरफ। मैंने जैसे कि बताया कि बच्चों को ये लगता है कि पोजीशन यानी कि डायरेक्शन की बात हो रही है तो पोजीशन वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है, जबकि ऐसा नहीं है। डायरेक्शन हमें यूनिट वेक्टर बताता है। तो पोजीशन वेक्टर क्या बताता है हमें? पोजीशन वेक्टर बेसिकली हमें एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी कोऑर्डिनेट हो उसकी डायरेक्शन उसकी यानी कि कह लो कि पोजीशन बताता है एक पॉइंट की। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं और हम ये पॉइंट डिफाइन करते हैं P। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? हम पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं यानी कि 3,4। तो इसकी पोजीशन क्या है? 3, 4। अगर हमने इसे कोई एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसका पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? पोजीशन वेक्टर बेसिकली होता है हमारे पास कि इस पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसलिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और उस वेक्टर को हम कहेंगे कि ये P का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, हम इसे P वेक्टर कह सकते हैं। तो अब ये इक्वल किसके होगा? तो बेसिकली ये इक्वल होगा, जैसे कि आपको मैंने बताया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम उनको कंपोनेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को। तो P वेक्टर होगा हमारे पास इसका x कंपोनेंट। x कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास? हम इस वेक्टर की सीध में x एक्सिस में आते जाएंगे और तब तक आएंगे जब तक हम इसके हेड के एग्जैक्ट नीचे नहीं आ जाते x एक्सिस में, वहीं पे हम रुक जाएंगे। ये हमारे पास उसका x कंपोनेंट आ गया और हमारे पास y कंपोनेंट इसके हेड से लेके इसके हेड तक हमारे पास जो आएगा वो y कंपोनेंट आ जाएगा।
हमारे पास जो पी वाई है वो हमारे पास आ जाएगा जी, पी एक्स जो हमारे पास वो हमारे पास आएगा 3i, और जो हमारे पास पी वाई है वो हमारे पास आएगा 4j। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस j यूनिट वेक्टर होता है, अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास i यूनिट वेक्टर होता है, और अगर तो हम 3D वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास अलोंग दी z एक्सिस, मिसाल के तौर पे ये जो आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेक्टर है, ये दोनों x और y एक्सिस हैं। ठीक है, और अगर तो वेक्टर इसके प्लेन के अंदर है तो 2D है, लेकिन अगर इसके प्लेन से बाहर आ गया तो मैं उसको एक थर्ड एक्सिस से शो करूँगा। मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ठीक है, हाँ ये थोड़ा बेहतर है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर तो मैं इसके प्लेन में रह रहा हूँ तो मैं एक्स वाई प्लेन में डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये वेक्टर बाहर आ गया तो मुझे एक्स कंपोनेंट भी बताना है, वाई कंपोनेंट भी बताना है और जेड कंपोनेंट भी बताना है। तो जेड कंपोनेंट, जेड एक्सिस के जो अलोंग कंपोनेंट होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास के यूनिट वेक्टर। खैर, पोजीशन वेक्टर हमारे पास डिफाइन हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, पी एक्स प्लस पी वाई, तो उनकी वैल्यूज हम प्लग इन कर देंगे तो वो हमारे पास 3i प्लस 4j है। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि पोजीशन वेक्टर हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इस पे पॉइंट ए पे एक ऑब्जेक्ट था जो कि मूव करके चला गया पॉइंट पी पे, जो कि यहाँ पे है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो वेक्टर है ये इसकी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, वो मैं कैसे निकालूंगा। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं ए का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा और मैं बी का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा, ताकि मैं डी निकाल सकूँ, डी वेक्टर जो कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए का पोजीशन वेक्टर ये होगा, बी का पोजीशन वेक्टर ये होगा। अब मैंने डी वेक्टर कैसे निकालना है तो जब भी वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हैं या जो भी हो रहा हो, वो एक क्लोज लूप बनाए, तो हम उसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा ये तरीका है, बाकियों का डिफरेंट हो सकता है। तो उसका एक तरीका सॉल्व करने का ये है कि हम उसकी लूप को रख सकते हैं 0 के इक्वल, और हम किसी भी एक वेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट से। मैं मिसाल के तौर पे इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ और मैं ए की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहला वेक्टर ए पॉजिटिव लूँगा। उसके बाद ए वेक्टर पॉजिटिव लेने के बाद अगला वेक्टर मेरे पास कौन सा आता है, डी वेक्टर। तो अगर तो डी वेक्टर की टेल और ए वेक्टर का हेड आपस में मीट कर रहे हैं तो डी वेक्टर पॉजिटिव आएगा। अगर तो इस डी वेक्टर का हेड और ए वेक्टर का हेड आपस में मिल रहे हैं तो हमारे पास डी वेक्टर नेगेटिव आएगा। तो हमारे केस में ए वेक्टर का हेड डी वेक्टर की टेल से मीट कर रहा है तो हमारे पास डी वेक्टर पॉजिटिव आएगा, तो हम यहाँ पे डी पॉजिटिव कर देंगे। हमारे पास इसमें प्लस हो जाएगा डी वेक्टर। अगला वेक्टर हम देखें बी वेक्टर, तो बी वेक्टर जो है वो डी वेक्टर के हेड से मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर हेड टू हेड मिल रहा हो तो हम नेगेटिव लेंगे, और अगर हेड टू टेल मिल रहा हो तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे। तो अब हम बी वेक्टर को क्या लेंगे, नेगेटिव बी। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, 0 इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर नेगेटिव बी वेक्टर हमारे पास 0 के इक्वल है। अब बेसिकली हमने डी वेक्टर निकालना था, तो हम इस इक्वेशन को डी वेक्टर के लिए सीधा कर लेंगे। तो डी वेक्टर इक्वल होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक हो गया। अब मुझे बी वेक्टर भी पता है, ठीक है, मुझे इन पॉइंट्स एग्जैक्ट पॉइंट पता थे ए और बी, तो मैं दोनों की पोजीशन वेक्टर्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, जो बी का पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 5 और हमारे पास 2। ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, वेक्टर नहीं लिख रहा। और जो ए पॉइंट है वो हमारे पास किस पे है, वो हमारे पास है जी 2 और हमारे पास 4 पे। तो खैर हम बी, अब हमने डी वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल है, बी माइनस ए के। तो हम बेसिकली इसके वैल्यूज लिख लेंगे, 5i हैट प्लस 2j हैट, यानी कि यहाँ से अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा ये ऐसा हमने क्यों लिखा। नेगेटिव ए की वैल्यूज लिखेंगे 2i हैट प्लस 4j हैट। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए क्या तरीका, i हैट के साथ ऑपरेट करेगा और j हैट के साथ ऑपरेट करेगा। यानी कि 5 में से हम 2 माइनस करेंगे, ठीक है, और j में से हम 4, यानी कि 2j में से 4j माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो हम माइनस करेंगे। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 3i नेगेटिव 2j। तो ये जो है हमारे पास, ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगले चैप्टर में, इससे जो अगला थर्ड चैप्टर है मोशन, उसमें हम इसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट से अगली चीज़ें क्या हैं, वो किस तरह से बनती है। मिसाल के तौर पे वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है, फिर एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, तो उसको हम मोशंस के चैप्टर में इन डेप्थ स्टडी करेंगे।